guys, I hope you all are doing fine. आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ये क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर है। इससे हम अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क हमारी जो बुक है, फर्स्ट बुक है, जो हम उसको कवर करते करते आगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें हैं, हम ये उस पूरी बुक में पढ़ेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादातर जो मेन एस्पेक्ट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, मैं इन सब एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी भी नहीं, अगर आप आगे मेजर कुछ करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इस फील्ड में, तो आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और डे टू डे लाइफ में भी अपने राइट्स को जानना और जोन जोन से गवर्नमेंट ने हमें चीज़ें दे रखी हैं, हमें राइट्स से एम्पावर कर रखा है, उन सबको समझना, तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नेसेसिटी हो जाती है हर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी बुक का पहला पेज भी होगा। जैसे ही आप बुक खोलोगे तो आपको ये सबसे पहले दिखेगा, सबसे ऊपर, सबसे स्टार्टिंग में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका जो प्रियम्बल है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic। जो प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हो, तो जो प्रियम्बल का काम होता है वो होता है कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रीफ में, एक स्मॉल उसमें सबको क्लब करके एक शॉर्ट में समझाना कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातें हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस करा गया है और क्या क्या मेन हाईलाइट है, वो प्रियम्बल का काम होता है। इसमें आप देख भी सकते हो जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, जोन जोन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बातें की गई हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब उसी के बारे में हमें दिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। और ये जो केम इनटू प्रैक्टिस, मतलब ये जो जब इनैक्ट जो स्टार्टिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हुई 26 जनवरी 1950 से। 26 डे ऑफ नवंबर को हमने क्या कहते हैं उसे अडॉप्ट करा। बट जो एक्शन में आया वो, मतलब उसके बाद से जब चीज़ें स्टार्ट हुई, वो हुई जनवरी 26 1950 से। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के बीच में कि 1949 नवंबर से स्टार्ट हुआ या जनवरी से 26 जनवरी से 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ। तो एक कन्फ्यूजन नहीं है, ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और केम इनटू एक्शन आया 26 जनवरी 1950 को। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, हम किसी के रूल्स को क्यों फॉलो करें, हम किसी की बातों को क्यों माने, जब तक वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है हम उसे क्यों माने। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इसे ऐसे समझें कि आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, तो उस ग्रुप जिसमें आप हो, उसमें सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग नहीं हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ से लोग भी हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन जो हमारी साइकोलॉजी है वो एक तरीके से काम करती है सबकी। सबके डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं और सबकी डिफरेंट बातें होती हैं, सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं जो काफ़ी बार नहीं मैच करते। हर चीज़ पे अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू किसी बंदे का हो सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हीं डिफरेंट ओपिनियन से बना है, उन्हीं डिफरेंट व्यूज़ से बना है जो अलग अलग लोगों के व्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए,
सिख्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हो गए, जैनिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हुए। तो इनका अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अलग अलग एक सोसाइटी के लिए अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग है, मतलब सेम नहीं हो सकती है। तो अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो और उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब इतने सारे बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, और अगर आपके ऊपर किसी और कम्युनिटी का कोई आदमी आपके ऊपर आके फॉर एग्जांपल कोई रूल लगा देता है, कोई किसी आपको एक रेस्ट्रिक्ट कर देता है किसी चीज़ से, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप सोचोगे कि क्यों ये हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, हम तो इस कम्युनिटी के हैं ही नहीं, हम तो इस रिलीजन के ही नहीं है, तो हम क्यों इस चीज़ को फॉलो करें। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं सोचती, गवर्नमेंट न्यूट्रल रहती है। गवर्नमेंट हर रिलीजन का और हर कम्युनिटी का सोच के फिर एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, जो एज अ होल हमें पूरी कंट्री को मानना होता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फर्स्ट फंक्शन ये होता है दैट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पहला फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एक बेसिक रूल्स दे हमें, जो पूरी सोसाइटी फॉलो कर सके। और जो भी कोऑर्डिनेशन है लोगों के बीच में, मतलब आपस में रहना, आपस में कोएग्जिस्ट करना आपस में, वो आसानी से हो सके, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर किसी सोसाइटी में किसी बंदे को भी देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है टू डिटरमाइन द रूल्स। ठीक है, अगर कोई रूल नया पेश करना है, कोई रूल नया इंट्रोड्यूस करना है, तो वो पार्लियामेंट से ही होके आएगा। पार्लियामेंट में पहले बिल पास होगा उसका, फिर वो आगे जाके लॉ बनेगा। तो पार्लियामेंट के पास है इंडिया में वो राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिटरमाइन व्हाट द लॉज विल बी। मतलब एक कोई व्यक्ति बेसिक रूल्स जो बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके हाथों में है उसको एलोकेट करना सोसाइटी में। मतलब उस पावर को एलोकेट करना, उस पावर को देखना, उस पावर को मेजर करना किसके हाथों में है, कि और नए लॉज बनाना किसके हाथों में है। तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर में, आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें पढ़ेंगे कि कौन डिटरमाइन करता है कि कौन लॉज बनाएगा, कौन एलोकेट करेगा पावर को। तो इसी के साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमें अपना सेकंड फंक्शन में मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कि हु गेट्स टू डिसाइड अबाउट द एलोकेशन ऑफ पावर। मतलब इंडिया जैसे देश में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा और बोलेगा कि मैं आज डिसाइड करूँगा कि आज किसको कितनी पावर मिलेगी और कौन कितने राइट्स किसको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक पर्सन आए और वो बोले कि मैं आज डिसाइड करूँगा। बट अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नेंस भी होती है वर्ल्ड में। ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री ही डेमोक्रेटिक है। हाँ, इन न्यू एरा, इन द मॉडर्न एरा, मोस्टली कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं। बट जैसे हम पुराने सोवियत यूनियन में देखते थे, यूएसएसआर में देखते थे, वो एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती थी। मतलब उसमें एक बंदा था, एक एक कोई राजा हुआ करता था, वो पावर्स को एलोकेट करता था। या कोई एक पर्सन था। फॉर एग्जांपल, वी कैन टेक द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक मोनार्की कंट्री है। मतलब उसमें आप देखो तो एक ही जनरेशन है जो फैमिली की, वो ही आगे आगे रूल करती जा रही है। उसमें ये नहीं है कि कोई वहाँ के लोग इलेक्ट कर रहे हैं किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो एक
पुरानी जो जनरेशन है, एक फैमिली है, वो ही आगे रूल करती जा रही है, और उनके लॉज भी बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपनी कंट्री को लेके। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं और अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नेंस होती है अराउंड द वर्ल्ड। बट इंडिया की हम ब्रॉडली बात करें, इसमें होता है कि द पीपल गेट टू डिसाइड, मतलब लोग डिसाइड करते हैं कि आज लोग डिसाइड करते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, कि हाँ दिस पर्सन विल बी आर रिप्रेजेंटेटिव, और ये सब चीज़ें जो भी कंट्री में हो रहा है उसको मेजर करेगा और उसको उसके लिए लॉज बनाएगा। तो हम जो लोग हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, हम वोटिंग करते हैं। 18 की एज के बाद हम हमारे वोटर आईडी बनते हैं और हम वोट करते हैं, वी आर एलिजिबल टू वोट। तो हम वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं कि वो हमारी तरफ से और हमारे लिए डिसीजंस ले। तो हम इसमें सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अलग अलग हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, उस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टीज भी बैठी हैं जो डिसाइड करे, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज तो डिसाइड नहीं करेंगी, बट हाँ वोटिंग के बाद पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं और पॉलिसीज़ बनती है। तो पार्लियामेंट एक अपने आप में ही एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट हैं, हमारी अपोजिशन पार्टीज़ भी प्रेजेंट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई गलत रूल पास कर देता, मतलब जो बेसिक मतलब जो एज अ होल कंट्री के लिए सही नहीं हो सकता, तो उसको कोई कंडेम करने वाला, उसको अपोज करने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो वो जो पर्सन है उसको हम ऑपोजिशन पार्टीज बोलते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज फॉर एग्जांपल इन द करंट सिनेरियो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी लॉज बनाएगी। बीजेपी मतलब ये नहीं सिर्फ बीजेपी बनाएगी, बट हाँ जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लॉज बनाएंगे, और ऑपोजिशन पार्टीज मतलब जो इलेक्शंस नहीं जीती, फॉर एग्जांपल कांग्रेस वो नहीं जीती इलेक्शन, तो वो ऑपोजिशन में बैठेगी और अलग अलग चीज़ों पे सवाल उठाएगी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। तो इससे ही हमें सेकंड फंक्शन मिलता है, दैट द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये भी बताता है कि कौन पावर एलोकेट करेगा सोसाइटी में, कौन डिसीजंस बनाएगा, और कैसे गवर्नमेंट चलेगी, कैसे सरकार काम करेगी अपना, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। थर्ड फंक्शन, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, मतलब आप उस ग्रुप में सारे कम्युनिटी के लोग हैं, उस ग्रुप में कोई अगर आपको किसी चीज़ को करने से मना कर दे, मतलब आपको ये बोल दे कि आप इस कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते, आप इस तरह के गाने नहीं सुन सकते, आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो आप भी समझोगे ना कि मेरे को कोई ओवर वो कर रहा है, मतलब बर्डन डाल रहा है मेरे ऊपर, मतलब कोई मेरे को काइंड ऑफ मेरे पे रूल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो मतलब इन प्रेजेंट सिनेरियो डेमोक्रेसी में सही बात नहीं है। मतलब ऐसे तो ये रहेगा कि सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट चला रहा है कोई, और वो ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है, चाहे वो कुछ भी करे। तो ऐसा नहीं होता। हम लोग हैं, हमारे पास वोटिंग राइट्स है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास अलग अलग राइट्स है जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे हम इन सब की पावर्स से इन सब की पावर्स को लिमिट कर सकते हैं, इन सब की पावर्स को जो हमारे पे जो हमारे हमको रूल कर रहे हैं। तो इसी से हमें थर्ड फंक्शन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them.
मतलब ये जो लिमिट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, ये लिमिट्स इसलिए सेट करता है कि भाई इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद अपने लोगों को बर्डन नहीं कर सकती, अपने लोगों को नहीं बोल सकती कि नहीं आपको तो यही करना है। मतलब उनको ज़्यादा बर्डन या ट्रेसपास नहीं कर सकती, उस लिमिट को ट्रेसपास नहीं कर सकती, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। बट हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक कंट्री में एक एक्सेप्शंस होते हैं। कभी कभार ये पावर्स कभी कभार लिमिट भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंदिरा गांधी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम पे इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। वो इमरजेंसी चाहे बुरी थी चाहे अच्छी थी, वो हम आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। बट उससे हमें बेसिक क्या समझने को मिलता है कि उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी अमेंड हुए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी लिमिट हुए थे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर कंट्री कोई बैड टाइम फेस कर रही है, मतलब कोई क्रिटिकल टाइम फेस कर रही है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि लोगों के राइट्स कम कर दें, लोगों के राइट्स को मतलब थोड़ा कुछ लेवल तक डिक्रीज़ कर दें, ताकि वो उस क्रिटिकल फेस को पार कर सके। फॉर एग्जांपल कोविड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। कोविड में हमें बाहर निकलने की वो नहीं, ऑर्डर्स नहीं थे। हम घर में क्वारंटीन और लॉकडाउन थे। क्यों? क्योंकि कंट्री उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी को फेस कर रहा था। तो कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, बट बेसिक जो हमें सीखने को मिलता है कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कुछ लिमिट्स भी सेट करी हुई हैं अपने जो गवर्नमेंट है उस पे, कि हाँ आप अपने सिटीजन्स पे ये इम्पोज नहीं कर सकते और आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। थर्ड सॉरी फोर्थ फोर्थ हमें ये सीखने को मिलता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। हमें इसमें सीखने को मिलता है अबाउट द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। जो फोर्थ फंक्शन है हमारा, उसमें हमें सीखने को ये मिलता है कि हम एक कंट्री में रह रहे हैं। हर व्यक्ति के, हर पर्सन के यहाँ पे अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। कुछ सोसाइटी के टुवर्ड्स गोल्स हैं, अपने लिए कुछ गोल्स हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ गोल्स हैं। तो अब अगर हमारे रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो हम उन एस्पिरेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम उन एस्पिरेशंस को मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा दबाव होगा कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हमें काइंड ऑफ रूल्स बना के देता है, काइंड ऑफ हमें कुछ चीज़ों से सशक्त, मतलब कुछ चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा वेलवर्स करवाता है, कुछ हमें चीज़ें सिखाता है कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो और अपनी एस्पिरेशंस और जो आपके गोल्स हैं उन्हें पूरा कर सकते हो। बट पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस में ही नहीं होता था। जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से वो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर जो होती थी उस पर फोकस करते थे। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर उन्हें किसी को ये एलोकेट करना है कि आप डिसीजन बनाओगे, तो वो बस उनका वही काम था कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना और डिसीजन मेकिंग पावर को एलोकेट करना। उनका ये नहीं था कि हम लोगों की एस्पिरेशंस को देखें कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो जो पुराने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें ऐसे ही होता था। बट जो 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमें पॉजिटिव थिंग्स अपने लाइफ में करने के लिए एस्पायर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में वी नो दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स पीपल। तो अगर हमें अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, अगर हमें अपनी सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करना है, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स लेगी, बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स लेगी कि हम सॉरी हम उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें। जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर सकें और उन्हें एम्पावर करें। गवर्नमेंट का मेन फोकस उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि हम उन लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए कुछ काम करें। जो ये गवर्नमेंट काम करेगी
लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही उसे पावर देता है गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन में आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो जवाहरलाल नेहरू ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू वोट हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी एस्पिरेशंस और अपनी गोल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो एस्पिरेशंस एंड गोल्स हैं सोसाइटी के, वो फुलफ़िल करने में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी एस्पिरेशंस और हमारे जो गोल्स हैं हम उन्हें पूरा कर सकें। तो इससे हमें हमारा फोर्थ फंक्शन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एनेबल करता है, गवर्नमेंट को ये आश्वासन या एक टाइप ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की जो ड्रीम्स हैं, लोगों के जो गोल्स हैं अपने लिए और सोसाइटी के लिए, उन्हें फुलफ़िल करने में ईजी हो उन्हें। और एक जस्ट सोसाइटी, मतलब विद इक्वल सोसाइटी, इक्वालिटी, और एक जस्ट सोसाइटी का मतलब होगा कि कोई भेदभाव नहीं है कोई किसी भी चीज़ को लेके, ना कास्ट से रिलेटेड, ना कोई बंदा ज़्यादा अमीर है और ना कोई ज़्यादा गरीब। गरीब है तो उसके लिए हम अलग लॉज निकाल रहे हैं और गरीब के लिए अलग। तो ऐसा नहीं है, एक जस्ट सोसाइटी है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो गवर्नमेंट को एक टाइप ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड करता है लोगों की एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब है कि हम जो हैं, हम जो लोग हैं, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी है। हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के बच्चे हैं, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है। हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, हमारा काम हमारी आइडेंटिटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हैं वो बनाती है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें एक सिंगल आइडेंटिटी, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ में बांध के रखता है। मतलब अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ हमें लोग दिखेंगे। कोई अमेरिका से है, कोई अफ्रीका से है, कोई पेरिस से है, कोई जर्मनी से है। तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्री से आए हुए हैं। ऐसे ही हम एक पर्टिकुलर कंट्री से हैं, हम एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो एक जो एज अ इंडियन, जो हमारी आइडेंटिटी इंडियन, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और सेकंड जो मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो है मॉरल आइडेंटिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं जो, वो एक हमें अपनी सोसाइटी में एस्पिरेशंस और गोल्स कंप्लीट करने का एक चांस देते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी, मतलब कुछ हमारे ऊपर लिमिटेशंस भी डालता है कि हम इसके आगे नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, आपने आरटीआई के बारे में सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम किसी भी अपनी कंप्लेंट को, किसी भी सेक्टर के बारे में अगर हमें किसी के लिए जानकारी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की से रिलेटेड हमें चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए कि इस स्कीम में कितने पैसे खर्च हुए, ये स्कीम हमें बेनिफिट भी कर रही है नहीं, तो हम आरटीआई के थ्रू वो पूछ सकते हैं। बट
कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं हम कि नहीं पूछ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें, देश की सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है, जो स्टेप्स ले रही है, उनमें से कुछ चीज़ें हमें उनमें उनमें सीक्रेसी भी मेंटेन करनी होती है। हम ये नहीं कि हम सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट से बोलेंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आर्मी की, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमें गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम वो हमें लिमिट करेगी कि नहीं, आप इस चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकते, ये हमारा पर्सनल मैटर है। क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हैम्पर हो सकती है कभी भी। तो इससे हमें हमारी सेकंड आइडेंटिटी मिलती है जो होती है मॉरल आइडेंटिटी। मेन जो इस पार्ट में, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की जो कोशिश करी है वो यही करी है कि ये चीज़ें जो होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी चीज़ों के लिए, हमारे राइट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक बेसिक जो रूल्स ही होते हैं, बट उन रूल से हमें कितना सपोर्ट मिलता है, कितना हम एम्पावर होते हैं उस रूल से, वो बहुत नेसेसरी है। कुछ कंट्रीज़ में वो भी नहीं होता, कुछ कंट्रीज़ विदाउट रूल चल रही होती हैं, उसमें कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स नहीं होते। जो गवर्नमेंट या जो एक सिंगल पर्सन रूल कर रहा है उसने जो बात बोल दी वही वहाँ के लोगों को माननी पड़ेगी। तो वी आर ब्लेस्ड दैट हमें कॉन्स्टिट्यूशन और एक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को वो भी नहीं मिलता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम आगे ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिपेंडेंस के बाद कैसे फॉर्म हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, हर मेंबर का क्या क्या रोल था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रोल था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था। अलग अलग रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपने अपनी बुक में ये भी नोटिस करा होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ फंक्शंस तो पढ़ने को मिलेंगे ही, बट हमें इन बुक्स में, इस बुक में हमें साइड में एक पैराग्राफ भी मिलेंगे। ये जो पैराग्राफ्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। सच एज ये जो नेपाल का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग समझा रखी है, ये कभी कभार पॉइंटर्स और कभी कभार एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपके पेपर में, तो ये ज़रूर से पढ़ के जाना। बाकी हम इसमें आगे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो मैं स्टडीफाई सक्सेस के चैनल पे लाता रहूँगा। आपको पसंद आएगी, मुझे पूरा यकीन है, और आपको अच्छे से समझ में आएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ताकि आपको आगे भी चीज़ें बहुत हेल्प कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।